हाँ तो बच्चों कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होगा और एकदम मस्त होगे और सबकी एकदम जो पढ़ाई है एकदम कंटिन्यूसली अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हमें डिस्कस करना था एक्सरसाइज जो हमारी 10.2 थी और उसके 8 क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर पे कर चुके थे, यानी कि लेक्चर नंबर 2 पे 8 तरह के क्वेश्चन हो चुके थे। लेकिन और इस लेक्चर पे हम 9, 10, 11, 12, 13 तक मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपनी रचनाएं। ठीक है, तो चलो फिर टाइम को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कौन सा? देखो ये जो हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 10.2। ओके, अच्छा तो आज हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ओके। अब 9 में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि आकृति तुम्हें दी हुई है 10.13। देखो एनसीईआरटी की बुक है, पेज नंबर है 236। इसमें जो पेज नंबर है वो है 236 और बुक कौन सी है तुम्हारी? एनसीईआरटी वाली है। और जो इसका क्वेश्चन है वो कौन सा है? 9वां है। तो सभी अपना अपना खोल लो बुक और उसको स्टार्ट करो, थोड़ी देखो। ठीक है, अच्छा तो इसमें तुम्हारा एक फिगर दिया हुआ है, कौन सा? 10.3। और जो क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति मतलब 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसका मतलब ये है, शांति से एकदम, इसका मतलब ये है कि एक वृत्त है, उसका एक केंद्र ओ है जिस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, एक तुम्हारी स्पर्श रेखा कौन सी है? एक्स वाई है और दूसरी कौन सी है? एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ओके। देखो ये तुम्हारा मान कोई वृत्त है, देखो बच्चों दिस इज योर सर्कल। ओके ओके सर, ये तुम्हारा सर्कल है, इसका जो तुम्हारा सेंटर है दिस इज ओ। ओके ठीक है, अब इस पर तो तुम्हारी स्पर्श रेखाएं, अब स्पर्श रेखाएं तो अब ये मत पूछना कि सर कैसे होता है, मैं बता चुका हूं पहले भी, जो स्पर्श करती है उन्हें बोलते हैं स्पर्श रेखाएं। तो ये क्या है? ऐसे स्पर्श कर जाती है। ठीक है, तो इसको बोल देता हूं मैं एक्स वाई स्पर्श रेखा। ओके ठीक है, और फिर जो तुम्हारी एक और स्पर्श रेखा दी हुई है वो इसकी क्या है? समांतर है। रुको जरा, ये पैरेलल दिख रही ना, एकदम पैरेलल दिखनी चाहिए। तो देखो इसको जरा कुछ इस प्रकार से खींचेंगे, दिख रही ना पैरेलल? ठीक, ये दोनों क्या है? दूसरे की समांतर है। ये कौन सी हमारी? एक्स डैश और वाई डैश है। ओके, फिर क्या बोल रहा है? और वृत्त सी बिंदु पर स्पर्श रेखा ए बी, कौन सी? वृत्त तुम्हारा सी बिंदु पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। चित्र बनाने में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, चित्र जो तुम्हारा है वो एकदम बुक पे दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि एक तुम्हारी एक और टेंजेंट है। ओके, दिस इज योर टेंजेंट। ओके, और यहाँ पर तुम्हारा जो पॉइंट है जो स्पर्श कर रहा है वो सी दिया हुआ है, और यहाँ पर जो तुम्हारा कट कर रहा है वो पॉइंट तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा पॉइंट क्या है? बी है। हालांकि अगर तुम्हें चित्र ना भी दिया हो तब भी तुम जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके थ्रू चित्र बना सकते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर बोल रहा है प्रतिच्छेद करती है, तब ये सिद्ध करो। और क्या बोल रहा है कि अच्छा चित्र में एक और चीज दी हुई है कि ये तुम्हारा पॉइंट पी है और ये क्या है? क्यू है। तो जब मैं पी और क्यू को ऐसे कुछ मिलाता हूं, क्यू पॉइंट तुम यहां भी मानो। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? पी क्यू पॉइंट हो गया। जैसा चित्र में दिया है क्लियरली एकदम वैसा ही ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। इसको यहां से मिला देते हैं और इसको जो है कि यहां से। ओके, अब जो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट जो हमें करना है, क्या करना है? जो हमें सिद्ध क्या करना है इस पे, ये समझ लो। अब दिया है जो भी है वो सब अलग बात है, तुम लोग अपना लिख लेना क्या दिया है। एक वृत्त है, उसका केंद्र ओ है, जो समांतर रेखा एक्स वाई, ये पूरा क्वेश्चन ही है। ठीक है, कर लेना उसको। और ये तुम्हारा सिद्ध क्या करना है तुम्हें। और एक और पॉइंट है, अगर इसको भी ऐसे मिला देते हैं ये। ठीक है, तो जो तुम्हारा एक और पॉइंट है एंगल ए ओ बी, कौन सा? एंगल ए ओ बी दैट विल बी इक्वल टू 90, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि जो हमारा ए ओ बी ये वाला जो हमारा एंगल है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, वो मुझे प्रूफ करना है। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक रणनीति लगाऊंगा। कैसे?
मैं इसको समांतर कर दूं, वो सर्वांग सिद्ध करूंगा इसको, तो मेरा ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। फिर मैं इसको सर्वांग करूंगा तो मेरा ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। फिर मैं एक इसको सरल रेखा मान के इस पर पूरे 180 का बनेगा कोण, तो चारों का योग 180 होगा और ये इसके बराबर होंगे। तो उस प्रॉपर्टी से मैं इसको फटाफट सॉल्व कर दूंगा। देखो कैसे करता हूं, मैं लेता हूं जैसे मान लो अब इसका यहां से शुरू होता है सॉल्यूशन। ओके, हालांकि वही है, स्टार्ट ये होता है कि ले लो ट्रायंगल POA और ट्रायंगल AOC में दो बन ले लिए ट्रायंगल, एक ले लिया मैंने POA ये वाला और क्या ले लिया AOC यानी कि ये वाला। ठीक है, अच्छा अगर तुम देख रहे हो कि जो तुम्हारा ट्रायंगल POA है और जो तुम्हारा AOC है ना, AOC है, इसमें तुम देखो OC और OP तुम्हारी क्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्या है। अरे OC और OP मतलब वृत्त की त्रिज्या है ना, तो अगर OC और OP वृत्त की त्रिज्या है, और हमने पढ़ा था इसी स्टार्टिंग लेक्चर पे कि वृत्त की त्रिज्या कभी चेंज नहीं होती, एक ही वृत्त की त्रिज्या हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब है कि जो तुम्हारा ये PO होगा वो तुम्हारा OC के इक्वल होगा। क्या है कि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओके ठीक है, अब ये देखो जो तुम्हारा AO है ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी तुम्हारा AO आएगा, इसमें भी तुम्हारा AO आएगा, यानी कि AO इक्वल टू AO विच इज कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ, हिंदी में बोलो तो उभयनिष्ठ। ओके ठीक है, और एक चीज तुम्हें कुछ इस पे दिखाई दे रहा है, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, शायद वो 10.2 ही थी, कि अगर किसी वृत्त पर किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो बराबर होती हैं। यानी कि ये तुम्हारा बिंदु है, ये तुम्हारा वृत्त हो गया, वृत्त के बाद तुम्हारा एक बिंदु है, इससे अगर स्पर्श रेखा मैंने खींची PA और खींची AC, तो PA जो है मेरी AC के बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अरे थ्योरम नंबर 10.2 से अगर कोई वृत्त है और उसके बाहर कोई बिंदु स्थित है तो उससे किसी वृत्त पर दो अगर जब स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की दूरी उस बिंदु से बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि जो तुम्हारा PA होगा वो तुम्हारा बराबर होगा किसके, AC के। वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ओके दैट्स क्लियर। तब मैं लिख सकता हूं कि तब ट्रायंगल POA सर्वांग सम ट्रायंगल AOC। अब जिसको भी सर्वांग समता समझ में ना आ रही हो तो वो उसमें जाए प्लेलिस्ट में और उस पे मतलब ट्रायंगल पड़ा हुआ है, चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर है तुम्हारा 6, क्या है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, उसका जो है फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जाके देख ले। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा सर्वांग समता क्या होती है, मैंने पूरा बताया उसमें। ठीक है, तो ये तुम्हारा सर्वांग सम हो किससे, S सर्वांग समता से, S फॉर साइड, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, इसलिए साइड सर्वांग समता से तुम्हारा ये सर्वांग सम हो गया। अब ये प्रॉपर्टी होती है कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के भुजाएं बराबर होती है, यानी कि संगत भुजाएं बराबर होती हैं, और जो उनका एंगल होता है, क्या होता है, एंगल, यानी कि ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके, जो इसके सारे के सारे एंगल है ना वो इनके इक्वल हो जाएंगे सर्वांगसम। अरे यार, तो जब इनके अगर दो त्रिभुज, ये समझो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत का तात्पर्य ये होता है कि जैसे तुम्हारा ये वाला है तो ये इसके बराबर होगा, इसके ना कि पूरे के। ठीक है, ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि एंगल क्या POA इज इक्वल टू एंगल AOC। ठीक है, ये मेरी एक चीज मतलब एकदम क्लियर हो गई आगे बाहर। अब यदि देखो इसी प्रकार से तुम इसको QOB और BOC को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हो। कैसे, कुछ बुक्स में दिया है कि उसमें लिख दिया कि इसी प्रकार से ये भी सर्वांग सम, लेकिन मैं तुम्हें करके दिखा दे रहा हूं कि कैसे होता है। ठीक है, तो बिना चिंता किए हुए अब ले लो तुम कौन सा, ट्रायंगल QOB और ट्रायंगल BOC में, किसमें, अरे QOB ले लो और BOC ले लो। जैसे तुमने ऊपर वाले दो लिए थे वैसे नीचे वाले दो ले लो, सिंपल सी बात है।
इसकी ये त्रिज्या है, इसकी भी ये त्रिज्या, तो बराबर होंगी। तो लिख दो ओ क्यू इक्वल टू ओ सी। क्या है तुम्हारी त्रिज्या है, सेम है। तुम एग्जाम में चाहो तो सीधे कर देना इसको, चाहो तो ना करो, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा ओ बी है वो दोनों में कॉमन है। ओ बी इक्वल टू ओ बी क्या है तुम्हारा ओवेनिस्ट है कि नहीं? क्या हो तुम्हारा जो ओ बी है वो क्या होगा, ओवेनिस्ट होगा। ओके फिर अच्छा, फिर वही बात, अगर कोई वृत्त है, वृत्त के बाद कोई बिंदु है तो उस पर जो स्पर्श रेखा खींची है तो उनकी लंबाई बराबर होती है, यानी कि बी सी इक्वल टू क्यू बी, या लिख दो क्यू बी इक्वल टू बी सी। ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, क्या वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, और ये बराबर होती है थ्योरम नंबर 10.2 से। तो देखो सेम किया ना ऐसे ऐसे, इसलिए इसको अक्सर लिख देते हैं कि इसी प्रकार से, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल क्यू ओ बी सर्वांग सम टू ट्रायंगल बी ओ सी, कैसे, एस 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 सर्वांग समता से, ठीक है। अभी तुम्हारे दोनों सर्वांग सम हो गए, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ये वाला एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। अब बोलो सर आप इन्हीं को क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये हमारी क्या रणनीति है क्वेश्चन को प्रूफ करने की, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना ना कि ए और बी होना चाहिए। तो एक प्रकार से हम वही एंगल लेंगे जो हमारे यूज में आएंगे, है कि नहीं। हाँ अब देखो क्यू ओ बी जो तुम्हारा ये वाला एंगल होगा ये बराबर होगा तुम्हारा बी ओ सी के, तब एंगल क्यू ओ बी इक्वल टू होगा तुम्हारा एंगल बी ओ सी के। तुम्हारी दो चीज निकल आएंगी नहीं है, एकदम क्लियर है इतनी बात। ओके तो जरा देखो, इसको नोट कर लो फिर बढ़ते आगे। अब तुम्हें ये पता है कि अगर देखो तो तुम्हें विजुलाइज होगा कि पी क्यू लिख दो या फिर पी ओ क्यू लिख दो। पी ओ क्यू क्या है, वृत्त का व्यास है, क्या है, वृत्त का व्यास भी है। और वृत्त का व्यास हमेशा एक सीधा होता है, व्यास का व्यास थोड़ा नहीं होता, ऐसे ऐसे नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये एक सरल रेखा है ना समझ में। तो पी क्यू क्या है तुम्हारा, पी ओ क्यू क्या है तुम्हारा, वृत्त का व्यास है, ठीक है। अब वृत्त का व्यास एकदम सीधा होता है, जैसे स्क्यू करके, ठीक है। तो अतः पी ओ क्यू क्या है, हमारी सरल रेखा है, हमारी क्या है, सरल रेखा है। अगर तुम ऐसे एग्जाम में करके आए तो एग्जामिनर की हिम्मत नहीं कि तुम्हारा नंबर काट ले, वो खुश होकर तुम्हें पूरे के पूरे नंबर देगा, ठीक है। तो पी ओ क्यू तुम्हारी एक सरल रेखा है, ओके। अब सरल रेखा है, तुमने ये पढ़ा कि सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है, नहीं समझे। ये तुम्हारी होगी पी ओ क्यू, पी ओ एन क्यू हो गई। अब इस पर जो कोण बनता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। या फिर इसी को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि तुम्हारी हो गई पी क्यू, इस पर जो कोण बनता है 180 का होता है। ये मतलब इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो पूरा बनेगा ये कोण 180 का होगा, यानी कि चारों कोण हो गए क्या होगा, 180 होगा। सिंपल सी बात है। तो अतः मैं लिख सकता हूं क्या कि एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ई ओ सी, पी ओ ए यानी कि ये वाला एंगल प्लस ई ओ सी यानी कि ये वाला एंगल, प्लस कौन सा एंगल, यानी कि क्यू ओ बी एंगल क्यू ओ बी प्लस फिर कौन सा है बी ओ सी एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना होता है 180 180 डिग्री होता है। सिंपल सी बात है। अब जरा सोचो, हमें प्रूफ करना है क्या, ए ओ बी प्रूफ करना है मुझे। तो मैं इन दोनों को अंडर रखूंगा, ठीक है। कैसे, ये मेरा क्या है, ए ओ सी है। ए ओ सी कहाँ मेरा, ये वाला है ए ओ सी, और ये क्या है पी ओ ए। मुझे पता है पी ओ ए मेरा क्या है, ए ओ सी के बराबर है। तो यहाँ पर मैं पी ओ ए के स्थान पर ए ओ सी पुट करूंगा। क्या करूंगा, एंगल ए ओ सी। अब ए ओ सी क्यों पुट करूंगा, क्योंकि मुझे ए ओ सी या ए ओ बी पूरा फाइंड करना है। तो इसमें दो आ रहे हैं तो मैं इन्हीं दो की टर्म्स में पुट करूंगा, ठीक है। प्लस एंगल ए ओ सी, फिर क्यू ओ बी कहाँ है तुम्हारा, हमें चाहिए बी ओ सी। तो जो तुम्हारा क्यू ओ बी है, अगर यहां से देखो तो क्यू ओ बी तुम्हारा बी ओ सी के इक्वल है ही नहीं। तो क्यू ओ बी के स्थान पर मैं बी ओ सी पुट कर सकता हूं, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी तुम्हारा ही है, इक्वल टू तुम्हारा 180, ठीक है। तो ए ओ सी प्लस ए ओ सी क्या होगा तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ सी, प्लस ये हो गया तुम्हारा 2 टाइम ऑफ एंगल बी ओ सी, विच इज इक्वल टू 180, ओके।
तो ठीक है, फिर क्या करते हैं हम कि इससे 2 कॉमन लेते हैं, तुम्हारा आएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। इसको भेज दो नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो अपार में पहुंच जाएगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180/2। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? AOC प्लस BOC 90 प्रूफ हो गया। अच्छा, अब मुझे हालांकि ये पता है, कहां पे कर दूं मैं, यहां पे कर रहा हूं साइड में, ठीक है। तो AOC और जो BOC है, AOC और BOC इन दोनों का योग क्या हमारा AOB है, तो अतः लिख दो, अतः एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज प्रूफ। लिख दो यहां पर, लिख दो हैंस प्रूफ है, ठीक है। तो हिंदी में लेके तो इति सिद्धम, क्या बोलते थे, इति सिद्धम, सिद्ध कर दिया। ओके। और हाँ, इन प्रूविंग वाले क्वेश्चनों पे तुम लोग ये मत सोचना कि मतलब कोई इतना फास्ट कैसे कर रहा है। ये एक सोची समझी रणनीति होती है, क्योंकि हमें ये प्रूव करना होता है, तो हम वही वैल्यू लेकर चलते हैं, उन्हीं को इक्वेट करते हैं जो हमारे काम में आना होता है। हमें पहले से पता होता है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा तब ये प्रूफ होगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना। इसको फटाफट करो तुम नोट, फिर बढ़ेगी क्वेश्चन नंबर। हो गया नोट? ओके। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी कुछ कह रहा है, उसकी भी सुन लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखो, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 है उस पे हम क्या करेंगे कि ये बोला कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींच, इसको नोट कर लो, ठीक है। एक बार देखो, ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्योंकि ये तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी इसकी। इसको नोट भी कर लेना अपनी नोट्स पे, स्पेशल नोट जो थी ना, जिसको डेली रिवाइज करना। तो सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, अभी नोट करो, इसका अर्थ समझाऊंगा। खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होता है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित, कोण का संपूरक होता है, अंतरित कोण का संपूरक होता है, ठीक है। जरा इसको नोट करो 1 मिनट, ठीक है। हो गया? ओके। अब देखो, ये बोल रहा है कि मान लो तुम्हारा कोई वृत्त है, क्या है, ये तुम्हारा एक वृत्त है, ठीक है। ये बोला किसी बाह्य बिंदु से, एक तुम्हारा केंद्र है वृत्त का, O है,
मान लेता हूँ कोई एक बाह्य बिंदु है, ये इसको मान लेता हूँ मैं क्या, P मान लो इसको, कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होता है, तो इस पर तो पहले स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी, ठीक है, एक ये हो गई स्पर्श रेखा और एक ये हो गई, ठीक है, फिर ये मान ली मैंने। अब इसको तो मान लो कि तुम्हारी ये A पर कट करती है और ये B पर, ऐसे करके, ठीक है। तो जो तुम्हारी स्पर्श रेखा है, और मैं क्या करता हूँ कि थोड़ी इसको और इससे मिला देता हूँ, ओके, इसका समझ में आ गई। वो ये बोल रहा है कि तुम्हारा ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, इसका योग जो होता है वो संपूरक होता है। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो जो हमें सिद्ध करना है, पहले वो देखो, हमें जो सिद्ध करना है वो बोल रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई, किसी बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु हो गया, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हो गई, स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले ये बिंदु हो गए, इनको जो मिलाने वाले जो, यानी कि जो ये वाला कोण बनता है और जो ये वाला कोण बनता है, केंद्र पर जो कोण बनता है, उनका योग हमारा 180 में प्रूव करना है, यानी कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। संपूरक अर्थ होता है, संपूरक कोण हमारा जो होता है ना वो 180 अंश का होता है। क्या होता है? संपूरक कोण हमारा 180 अंश का ही होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये प्रूव करना है, करूं प्रूफ? एक मिनट। तो यहां पर ये बात तो तुम समझ, अच्छा थोड़ी ये लिख लो, सिद्ध करना है कुछ, एक चीज और लिख लो, ये लिख लो कि ये मान लो, माना एक वृत्त है हमारा, अरे तुम लोग खुद कर सकते हो, माना O केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है, तथा बाहर स्थित बिंदु एक P, तथा P बाहर स्थित एक बिंदु है, बाहर स्थित क्या है, एक बिंदु है, ठीक है। और लिख दो AP और BP स्पर्श रेखाएं हैं, AP और, ये तुम खुद से कर सकते हो भाई, AP और BP क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, क्योंकि वृत्त को स्पर्श करती हैं, ठीक है। वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। इतना पर्याप्त तुम्हारा। अब सीधे स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो, हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है। क्या होती है? लिख लो कि हम जानते हैं कि, मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो, पहले पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिज्या हमेशा वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर लंब होती है। स्पर्श रेखाओं पर क्या होती है? लंब होती है। लंब का मतलब होता है जो त्रिज्या होती है, लंब का मतलब होता है जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के साथ कितना 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। स्पर्श रेखाओं पर लंब होती है, यानी कि 90 अंश का कोण बनता है दोनों के बीच में। इसका अर्थ ये है कि जो हमारा ये वाला एंगल होगा वो कितना होगा? 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा। अच्छा, अब ये जानते हैं ना कि किसी जो तुम्हारा चतुर्भुज होता है, तब यहाँ पर तुम लिखोगे जो तुम्हारा PAOB तुम्हारा क्या है? एक चतुर्भुज है। बन रहा है ना? अरे बन रहा है ना, चतुर्भुज है। और इसके चारों कोणों का योग 180 होता है। चाहो तो लिख लेना कि इसके चारों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तब कि एंगल PAO प्लस एंगल POB प्लस एंगल B हो गया। कौन कौन से हो गए? PAO यानी ये वाला हो गया, फिर AOB यानी ये वाला हो गया, PAO और POB कहाँ भाई? है ही नहीं है एंगल, है नहीं, AOB है, एंगल AOB है, फिर OBP है, एंगल OBP है, फिर BPA है, एंगल BPA है, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री भाई। कितना? 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री है तुम्हारा। अब ये याद रखो माइंड में कि तुम्हें प्रूफ क्या करना है। क्या करना है? APB। क्या लिखा है तुम्हारा? APB। इसको देखो मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको BPB की, BP एक ये बैठे, तुम उसको लिख सकते हो APB।
एंगल ए पी बी, है कि नहीं? ए पी बी लिखो चाहे बी पी ए लिखो, एंगल तो यही वाला आएगा। तो जैसे ऊपर लिख दिया उसी को थोड़ी फिट करने के लिए मैंने लिख दिया ए ओ, वो ए पी बी। ओके, कौन सा ए ओ बी लिखा है। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा पी ए ओ है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 हो गया, प्लस ये पता नहीं ए ओ बी वाला, प्लस ओ पी पी कितना है तुम्हारा, ओ बी पी दैट इज आल्सो अ परपेंडिकुलर, यानी कि ये भी तुम्हारा 90 डिग्री है, प्लस एंगल ए पी बी इट इज इक्वल टू 360। ओके, तो 90 90 कितना हो गया तुम्हारा 180, यानी कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 माइनस 180, इसको जोड़ दिया उस साइड भेज दिया, 90 90 180 हो गया, इसको भेज दिया उस साइड, तो हमारा आ जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। जरा फोकस करो, ये प्रूफ करना था क्या हमें, ए ओ बी वही है, आगे पीछे हो गया है, ए ओ बी प्लस ए पी बी, चाहो तो ऐसे लिख लो अपना, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो बस मैं क्या करूंगा, नोट कर लो, ठीक है, हो गया। ओके बच्चों, देन इसको मिटाते हैं, हो गया। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हो, है ना। वैसे में बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, 22 फरवरी से शायद उसका टाइम टेबल आ गया है। अब देखो, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11वां है, जो मैं लाइन लिखता हूँ ना ऊपर, तो मैं लगता है कि सर टाइम पास कर रहे हैं, फर्जी लिखवा रहे हैं, नहीं, उसको एक बार लिखो और एक बार पढ़ो, और जब पढ़ोगे तो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा। उससे क्या होता है, क्वेश्चन को जो समझने की जो कैपेसिटी होती है वो डेवलप होती है, ठीक है। अब तुम लोग सोचते हो कि सर फालतू में 3 लाइन वो मतलब लिख रहे हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, नहीं, जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ उसको तुम पढ़ते जाओ, फिर उसको समझते जाओ, जब समझाता हो तो उसको समझ लो, तो क्वेश्चनों को समझते कैसे कम से कम उसकी समझदारी तुम्हारे अंदर डेवलप होगी, नहीं है कि नहीं। हाँ, अरे हाँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ, है ना, बिल्कुल। फिर सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, ये लिखा है सिद्ध, और मैं हर एक क्वेश्चन को इस तरह नहीं लिखता, जो इंपॉर्टेंट होता है उसी को लिखता हूँ कि उसको क्वेश्चन में बोर्ड में लिखूं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, परिगत का अर्थ होता है चारों तरफ, परिगत का अर्थ होता है चारों तरफ, ठीक है। हाँ, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, परिगत समांतर चतुर्भुज, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। ओहो, अब तो तोते उड़ गए बहुत से बच्चों के, सम चतुर्भुज होता है, नहीं बट मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, तुम्हें तो आता है ना, ये तुम्हें नहीं कह रहा, तुम टेंशन न लो, ठीक है। तो देखो, पहली बात ये समझते कि हमारा समांतर चतुर्भुज क्या होता है और सम चतुर्भुज क्या होता है। जानकारी के लिए, समांतर चतुर्भुज तुम्हारा ऐसे बनता है कुछ, इसमें क्या होता है, तुम्हारी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर मैं मानो इसको ए बी, इसको सी, इसको डी, तो इस पे प्रॉपर्टी होती है तुम्हारी, जो ए बी होगी वो तुम्हारी इक्वल होगी किसके, सी डी के, एंड जो तुम्हारी ए डी होगी वो इक्वल होगी तुम्हारी बी सी के, ठीक है। तो इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, यानी कि केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और तुम्हारा जो ये एंगल होता है ये 90 नहीं होता है, 90 के इक्वल, ठीक है, 90 नहीं होता ये, बट जो एंगल ये होता है वो इसका भी होता है, जो इसका होता है वो इसका भी होता है, ठीक है। हालांकि जो यूज होनी है वो ये है, ये बात पक्की रखो। और जो तुम्हारा सम चतुर्भुज होता है वो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का, कि उसकी क्या होती है प्रॉपर्टी, अगर तुम्हारा ये दिया है ए बी सी एंड डी, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि तुम्हारा जो ए बी होगा वो इक्वल होगा तुम्हारा बी सी के भी और सी डी के भी और डी ए के भी, दैट मीन इसकी जो चार भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या हुआ कि आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं, है कि नहीं।
और जो तुम्हारा समचतुर्भुज होता है उसमें क्या होती है कि चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। ओके ठीक है, तो बस अगर इतनी सी बात क्लियर है तो इस क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं है। तो देखो बोल रहा किसी वृत्त के ना, तो भैया पहले तो एक वृत्त बनाओ, ये बना लिया सर वृत्त। तो सर आपसे कभी तो वृत्त बना नहीं, कभी बनेगा। अरे मान लो वृत्त है भाई, ठीक है। और इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज फैला हुआ है। परिगत का अर्थ होता है चारों तरफ, यानी कि कुछ ऐसे 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 कुछ रेखाएं गई होंगी इस टाइप से, है कि नहीं। तो मुझे मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। बट तुम ये ना सोचो कि तुम्हारी अच्छी है, तुम्हारी भी नहीं अच्छी है, मुझे पता है। नहीं ना, अरे यार तुम तो बुरा मान गया भाई। ये तुम्हारा ऐसे है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। मान लो ई बी सी एंड डी है। ओके, ये तुम्हारा पॉइंट ओ है, ठीक है। अच्छा, तो इस पे तुम्हें जो दिया हुआ है वो दिया है, इसको सॉल्व करें तो जो तुम्हें दिया हुआ है, तो तुम्हें गिवन दैट है, क्या है, गिवन है जो तुम्हें इसमें क्या दिया है तुम्हें, इसमें तुम्हें ये दिया है कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि तुम्हारी जो ई बी है वो बराबर है तुम्हारी सी डी की, यानी कि इसके सामने भुजा ये बराबर है, और एंड ए डी जो तुम्हारी है भुजा वो तुम्हारी बीसी के इक्वल है। इतनी सी बात क्लियर है, ये तुम्हें दिया हुआ है। अब तुम्हें सिद्ध क्या करना है, पहले ये भी तो देखो कि सिद्ध क्या करना है, प्रूव दैट। ओके, प्रूफ समझो वही है, प्रूफ यानी कि जो तुम्हें प्रूफ करना है, प्रूफ, ठीक है। ये तुम्हारा है कि चार तुम्हारा दिया है समांतर चतुर्भुज है, यानी कि आमने सामने भुजाएं बराबर है, और हमें सिद्ध करना है कि चारों बराबर है। यानी कि हमें सिद्ध करना है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू टी ए, ठीक है। तब हम चलेंगे फटाफट अपनी उत्पत्ति की तरफ। प्रार्थना भूल गया क्या, प्रूफ, ठीक है। जो हमारी उत्पत्ति क्या कहती है, उत्पत्ति कहती है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर। इसको मान लो तुम P, इसको मानो Q, इसको मानो R, इसको मानो S। ये तुम्हारे यहाँ पर स्पर्श बिंदु दिए हैं, क्या दिए हैं, स्पर्श बिंदु। अब जिस भी स्टूडेंट्स को स्पर्श बिंदु समझ में नहीं आ रहे, स्पर्श रेखा समझ में नहीं आ रही, वो जाए लेक्चर नंबर 1 पे, ठीक है। अच्छा, तो हम जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से, बाह्य मतलब बाहर के, बाहर के, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, फिर रेखाएं बराबर होती है, ठीक है। रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं कि बराबर होती हैं। इसका मतलब यह है कि जो तुम्हारी ईपी होगी वो तुम्हारी ईएस के बराबर होगी। क्या होगी, एक तो एपी बराबर होगी तुम्हारी एएस की, है कि नहीं। अब एपी एएस की इसलिए बराबर होगी क्योंकि ये तुम्हारा बाह्य बिंदु होगी, तुम्हारा वृत्त हो गया, इस पर से क्या होगी, एपी वो बराबर होगी तुम्हारी एएस के, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब देखो अगर इस पे चले तो जो बीपी होगी वो तुम्हारी बीक्यू के बराबर होगी। क्या, बीपी तुम्हारी बराबर होगी इसके बीक्यू के। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम डी पॉइंट पे आए, किस पे, पॉइंट डी पे, तो अगर मैं इसको देखो डी आर को, तो तुम्हारा डीएस के बराबर होगा, है कि नहीं। तो तुम्हारा डी आर है, क्या है, डी आर तुम्हारा डीएस के बराबर होगा, यानी कि तुम्हारा जो डी आर है वो बराबर होगा इसके डीएस के।
इसको मानो 3 मानो, और क्या मानोगे, dr तुम्हारा ds के बराबर हो गया, और जो तुम्हारा EP उसके अब बचा तुम्हारा पॉइंट C, नहीं तुम्हारा CR है वो तुम्हारा QC के बराबर हो गया, है कि नहीं, CR इक्वल टू QC। अरे सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है यार। और फिर बाहर स्पर्श रेखा है तो इसकी बराबर इसके, इसकी बराबर इसके, इसकी बराबर इसके, इसकी बराबर इसके, फुर्सत कुछ है क्या इसमें, कुछ नहीं है, फालतू डर रहे हो यार। अब क्या करो, चारों को जोड़ दो, लिख दो इक्वेशन नंबर 1 + 2 + 3 + 4। जब मैं चारों को जोड़ता हूं तो क्या आएगा मेरा, AP + BP, AP + BP + DR + CR, ओके, इक्वल टू AS प्लस लिखता हूं मैं BQ + DS + CQ, अच्छा QC लिखता हूं, ओके QC। इतनी बात क्लियर है ना। अच्छा, अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि मुझे प्रूव करना है यहाँ पे कि चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, है कि नहीं। तो मैं लूंगा इसकी भुजा कोई सी भी ले लो, AP + BP तुम्हारी क्या होगी, AP + BP मेरी होगी AB, है कि नहीं। मतलब तुम यहां से देखो, जो तुम्हारी AP + BP क्या होगी, AB के इक्वल होगी, तो यहाँ पर लिख तुम AB, फिर प्लस जो तुम्हारा DR + CR क्या होगा, DR + CR तुम्हारा DC होगा, DC हो गया, फिर इक्वल टू AS + DS। देखो इस बार AS और DS क्या हो गया, AD हो गया, प्लस फिर क्या है तुम्हारा BQ + QC, दैट इज इक्वल टू BC, ओके, इक्वल टू BC। जो समझ में। अब जो तुम्हारा AB है वो क्या है, AB हमें CD के बराबर दिया हुआ है कि नहीं। तो AB हो गया प्लस जहां पर CD या फिर DC, उसको मैं कर सकता हूं AB, और इक्वल टू जो AD है, AD मेरा BC के इक्वल है, तो यहां पर करूंगा मैं AD प्लस जो BC है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, तो कर दो इसको AD, इसको यहां करते हैं, ठीक है। तो AB + AB क्या होगा तुम्हारा 2 टाइम ऑफ AB, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ AD, ठीक है। तो तुम्हारा 2 से 2 कट कर सकते हो इसको, तुम्हारा आएगा AB इक्वल टू AD, क्या आया, AB तुम्हारा AD के इक्वल हो गया, यानी कि DA के इक्वल हो गया। और तुम्हारा जो देखो EB इक्वल तुम्हारा हो गया AD के, और AD तुम्हारा BC के इक्वल है, इसका मतलब AD किसके इक्वल है, तुम्हारा BC के इक्वल है, और तुम्हारा BC है, ठीक है। तो तुम्हारा AB है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, ये तुम्हारा हो गया CD के इक्वल। तो नहीं प्रूफ किया हमारा, अरे मेरा आया था AB इक्वल टू AD, क्या आया था, AB बराबर है AD के, बट जो AD है वो BC के बराबर है, तो AD कर दिया हमने BC के। लेकिन जो BC है, ठीक है छोड़ो, जो तुम्हारा AB है वो बराबर है CD के, तो चारों प्रूफ तो हो गए। अरे तो एकदम यही तो प्रूफ करना था, चारों भुजाएं बराबर हो उसकी, तो बराबर कर दिया मैंने प्रूफ। तो अतः लिख दो, अतः तो तुम्हारा ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, क्या एक समचतुर्भुज है, क्या है बच्चों, समचतुर्भुज है। अभी सोना नहीं है, मैं समझता हूँ ठंडी चल रही है, सब लोग एकदम बिस्तर के अंदर ऐसे लुक करके और कंबल ओढ़ के देख रहे हो लेक्चर, लेकिन सोना नहीं है। अगर सोना पाना है तो सोना नहीं, क्योंकि समय सोना। एक तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12वां है, क्या दिया है इस पे जरा देखो, ये हो गया, पहले इसको नोट करो, क्या करो, नोट करो, हो गया, ओके। तो अब मैं बताऊंगा तुम्हें क्वेश्चन नंबर 12। एक तुम्हें स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस पे, पहली बात तुम्हारा एक वृत्त बना हुआ है, क्या बना है, वृत्त,
एकदम गौर से समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आना है पक्का इस एग्जाम में। अगर पेपर टफ रहा तो ये आएगा, इजी रहा तो कोई गारंटी नहीं है इसकी। ये इसका सेंटर है, ये तुम्हारा एक ट्रायंगल, अरे यार एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है कि एक स्पर्श रेखा टाइप है तीनों, ये ऐसे करके ये हो गया और ये बन रहा है और कहीं ना कहीं तुम्हारा ये बन रहा है, इस टाइप का तुम्हारा ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रायंगल। ओके, द सेंटर इज O, दिस इज पॉइंट C, दिस इज B, दिस इज आल्सो A। ठीक है, फिर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC बनाया गया है। तो जो इसकी रेडियस है ना वो कितनी है? अरे यार रेडियस नहीं खींच रही, जो इसकी रेडियस है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है बेटा। कितनी है? 4 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस। ओके, फिर क्या है? कुछ नहीं है, जो दिया है स्ट्रक्चर में वही है। इस पर पॉइंट तुम्हारा एक E मान लेता हूं मैं, और ये पॉइंट मान लेता हूं F मान लेता हूं, स्पर्श बिंदु। और इसको भी कुछ दिया हुआ है, इसको D दिया है क्वेश्चन पे, और यहाँ से यहाँ तक तुम्हारी जो लेंथ दी हुई तुम्हारी 6 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई? 6 सेंटीमीटर दी हुई ये वाली, और ये तुम्हारी दी है शायद 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है AB और AC। क्या करना है? भुजा AB और AC की लंबाई। जो मैं फाइंड करना है, जो मैं, अरे यार जो सवाल करना है, जो मैंने प्राप्त करना है यार, एक तो हिंदी इंग्लिश में सब मिक्स हो जाता है। प्राप्त करना है मुझे AB एंड AC की लंबाई ये कितने होंगे। ठीक है, एकदम सिंपल है। कैसे सिंपल? देखो जरा वो लगा लॉजिक। अगर तुम्हारा ये 6 सेंटीमीटर है और ये तुम्हारा वृत्त है, वृत्त का एक बाह्य बिंदु है, तो क्या जरा ये तुम्हारा 6 नहीं हो जाएगा? क्योंकि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो जो तुम्हारा CD इक्वल टू C तुम्हारा ये 6 हो जाएगा। ओके, अब ये 8 तुम्हारा, ये भी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। सिंपल है ना? जैसे जैसे बोलता जाओ वैसे वैसे बस समझते जाओ। इसको मान लो x, इसको भी मान लो x, क्योंकि दोनों इक्वल होंगी ना, है ना? ये बाहरी बिंदु होगा तो इसकी लंबाई यहाँ की लंबाई बराबर होगी, तो E से A की लंबाई x हो गई। चलो इसको ऐसे शो कर लो, ये हो गई x, ये भी तुम्हारी हो गई x। ठीक है, और ये कितनी है? 6, ये कितनी है? 8। इतनी बात क्लियर है ना? ठीक है, तो इसको मैं लिखूं क्या? लिख देता हूं, नहीं पूरा प्रूव करके लिख लो बच्चों। यहाँ हमारा C बिंदु है, क्या है? C बिंदु वाले को क्या लिखते हैं कि C बिंदु बाह्य बिंदु है, लिख लो, एक लिख लो। ठीक है, बाह्य बिंदु है, और अतः जो इसकी स्पर्श रेखा की लंबाइयां होंगी, अतः जो क्या होगा तुम्हारा जो CD होगा वो तुम्हारा CE की इक्वल होगा, और वो तुम्हारा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी प्रकार तुम लोग लिख लेना अपना। इसी प्रकार से क्या होगा, जो तुम्हारा AE है और जो तुम्हारा AF है वो तुम्हारा x सेंटीमीटर है। कितना है? x सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो तुम्हारा क्या है? BD है, और जो BF है वो तुम्हारा कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो इतनी बात क्लियर हुई। अब मुझे इसमें क्या करना है? इसमें सिंपल सी बात है, तुम्हें क्या करना है कि तो जो हमारी AB क्या होगी वो कितनी होगी? अगर मैं पूरी लंबाई देखूं AB की तो क्या होगी? AB हमारी क्या होगी? A to B। अगर इसको देखो तुम्हारी x + 8 होगी। क्या होगी? x + 8 हो जाएगी तुम्हारी। इसकी लंबाई AB की लंबाई होगी x + 8 सेंटीमीटर। समझ ना? तुम्हारी E है वो कितनी होगी? AE जो तुम्हारी होगी AE यानी कि x + 6 x + 6 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अब जरा इस पे गौर करो, तुम्हारा BC है वो कितनी है? 6 + 8 यानी 14 हो गई, यानी BC यानी कि 6 + 8 यानी 14 हो गई। तो BC तुम्हारी हो गई 6 + 8 = 14। तो इसकी तीनों भुजाएं मुझे पता हो गई। अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कब पढ़ा था? 9th में किसी को हीरोन का फॉर्मूला या आता है? हीरोन्स फॉर्मूला आता है? आता है तुम्हें पक्का? आता है, अच्छी बात है। देखो
किसी अगर त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमने पढ़ा था क्लास 9th में, ना भी पढ़ा रहा हो तो अभी पढ़ लो। तो तुम्हारा एरिया होता है, किसका एरिया, वो तुम्हारा होता है ट्रायंगल का एरिया। उसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा ये करके ऐसे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पर जो तुम्हारा एस होता है, एस तुम्हारा होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, या इसको लिख सकते हो तुम 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर एकदम। अच्छा, एंड जो तुम्हारी ए बी क्या होती है, ए जो तुम्हारी भुजाएं होती हैं, ए बी सी क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं। ए बी सी क्या होती हैं, त्रिभुज की, ये तुम्हारा चिन्ह है त्रिभुज का। अगर तुम्हें बोर्ड ना लिखना हो, मतलब हिंदी में त्रिभुज, तो ऐसे ट्रायंगल का साइन बना सकते हो। ठीक है, ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है, भुजाएं होती हैं। अच्छा, अगर ये भुजाएं होती हैं तो यहाँ पर भुजाएं क्या है हमारी, काम करो तुम ए बी को क्या मान लो, ए बी कहाँ है तुम्हारी, ए बी को मानो तुम, ए बी को मानता हूं मैं ए, जो हमारी दी हुई है x प्लस 8, और जो हमारी बी सी है वो ए सी है, इसको मानता हूं मैं बी। ये तुम्हारी दी हुई है x प्लस 6 दी हुई है। ठीक है, मान लेता हूं इसको ऐसे। अरे मानने का मतलब है कि जो जहां पर ए बी सी लिखा होगा वहां मतलब ये लिखा है। ठीक है, तो तुम्हारा बी सी है उसको मानता हूं मैं सी, तो तुम्हारी 14 है। तो इसका पहले मैं अर्ध परिमाप निकालूंगा। इसको बोलते हैं, एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप, हाफ पेरीमेट्री, हाफ पेरीमेट्री, अर्ध परिमाप। तो निकालो, तुम्हारा 2s इक्वल टू होगा, वो क्या होता है तीनों का सम। फर्स्ट क्या है तुम्हारी x प्लस 8 प्लस ये क्या है x प्लस 6 प्लस वो कितनी है 14, इनको ऐड करो कितना होगा, यानी कि 2x हो गया तुम्हारा, 8 6 14 28 हो गया। तो तुम्हारा 2s है तो वैसे 2 कॉमन, तुम्हारा बचेगा x प्लस 14, तो इससे कट गया। तुम्हारा जो s की वैल्यू आएगी तो आएगी x प्लस 14 आएगी। अब कुछ नहीं, इसको ट्रायंगल के फॉर्मूले में पुट कर दो। कैसे करेंगे, करते हैं। ठीक है, कैसे भी करके थोड़ा फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, वो ये होता है कि एरिया इक्वल टू, एरिया किसका, ट्रायंगल एबीसी का। इसको रूल लगा दो ऐसे करके। एस कितना है तुम्हारा, ये ना एस इंटू एक्स माइनस, तो एस की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस ए। अब ए कितना है तुम्हारा एक्स प्लस 8, तो माइनस एक्स प्लस 8, बंद हो गया क्वेश्चन। फिर एस माइनस बी, एस कितना है, एस हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 14 माइनस बी कितना है तुम्हारा एक्स प्लस 6, यानी कि एक्स प्लस 6 हो गया। ये बंद हो गया क्वेश्चन। फिर बचा तुम्हारा क्या, एस माइनस सी। अब एस तुम्हारा क्या है, एक्स प्लस 14 है, एक्स प्लस 14 है, और सी की तुम्हारी वैल्यू क्या है माइनस 14 हो गई। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन को तोड़ देता हूं। कैसे, देखो ये तुम्हारा रहेगा एक्स प्लस 14, और ये उसी क्वेश्चन खोलोगे एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8 हो जाता है। अगर तुम्हारा कहीं छोटा कोष्टक लगा है, अगर उसके बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के सारे चिन्ह पलट जाते हैं, यानी कि अगर माइनस के हुए तो प्लस के हो जाते हैं, प्लस के हुए तो माइनस में हो जाते हैं। ओके, इसको करो एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, और ये तुम्हारा कट जाएगा, तो बचेगा तुम्हारा केवल ओनली एक्स। ठीक है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल इसको सॉल्व करते जाओ, टफ नहीं है यार। एक्स प्लस 14 हो गया तुम्हारा ये, ठीक है, और ये कट जाएगा तुम्हारा, तो 14 में 8 कितना बचेगा, 8 से 14 कितना बचेगा तुम्हारा मल्टीप्लाई 6, इसका ये कट जाएगा, ये जो तुम्हारा कितना 8 बचेगा इंटू एक्स दिया है। ठीक है, अब एक काम कर लो, इसको थोड़ी सा मॉडिफिकेशन तो इसका करना ही पड़ेगा। 66 48 हो जाएगा तुम्हारा। अगर इसी को मैं आगे लिखूं ऐसे करके, समझना जरा,
x प्लस 14 का तुम्हारा 14 रहेगा, प्लस 6 को मैं लिख सकता हूँ इंटू 2 गुणे 3, ठीक है। और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 2 8 इंटू एक्स। अब तुमने पढ़ा था ना कि जैसे कोई संख्या रोड में होती तो बाहर कब निकलती, जब उनके जोड़े बन जाते हैं तो बाहर निकल आती है। तो देखो तुम्हारा 1 2 का जोड़ा ये बन रहा है और 1 2 का जोड़ा ये बन रहा है। तो अगर तुम यहाँ पर अगर तुम गौर करो तुम्हारा आएगा ये x प्लस 14 हो गया तुम्हारा ये, ठीक है। और 1 2 ये हो गया और 1 2 ये हो गया कि 2 तुम्हारे 2 बाहर निकल गए, यानी कि तुम्हारा बाहर क्या आ गया, तुम्हारा 2 गुणे 2 तुम्हारा बाहर निकल आया। अंदर अब क्या बचेगा तुम्हारा, एक तुम्हारा 3 बचा और x बचा, है कि नहीं, और बचेगा 3x। सिंपल है, यानी कि जो हमारा एरिया आया उसका वो निकला हमारा 4 रूट x प्लस 14 इंटू 3x, ये बचा हमारा एरिया इसका, ठीक है। इसको नोट करो, यानी तुम्हारा एरिया ऑफ निकला किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो तुम्हारा आया हुआ है तुम्हारा 4 अंडर रूट x प्लस 14 इंटू 3x, ये निकला। अब हम क्या करेंगे, हमने हेरोन के फॉर्मूला से तो इसका फाइंड कर लिया एरिया। अब इसी प्रकार से मैं इनके अलग अलग 1/2 लंबगोड़े आधार के फॉर्मूले से इनके मतलब क्षेत्रफल फाइंड करूंगा, फिर दोनों को इक्वेट करूंगा, इक्वल करूंगा। तो इतना फिर नोट करके रखो, हो सके तो पूरी की पूरा एकदम नोट कर लो अच्छे से। अभी इतना मतलब अभी इतना ही और बचा है डेरिवेशन इसका। अब सिंपल है, कुछ देख के ना डरो कि बड़ा है, कुछ नहीं है बड़ा बड़ा, सिंपल से तो किया है। पहले उसको ए बी माना, ए माना, बी सी माना, फिर ये तुम्हारा 9th वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो एस की वैल्यू फाइंड की, उस हेरोन के फॉर्मूला में रखा ही तो है, और क्या किया, कुछ नहीं किया। जल्दी इसको करो नोट, फालतू में पसीना बहा रहे हो। हो गया, चलो मैं इसको यहां से उठाता हूं, ठीक है। इस बोर्ड की सबसे अच्छी खासियत ये है कि जब इस पे कोई अंक एक बार मिट जाता है तो वो दोबारा नहीं आता। तो अब देखो तुम अगर ट्रायंगल देखो कौन सा, एक काम करो जरा इसको ज्वाइन करो ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे मिला दो और इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। तो ट्रायंगल देखो कौन सा, AOC। देखो AOC कौन सा है, AOC। अगर मुझे इसका क्या चाहिए, एरिया ऑफ AOC, इस ये चिन्ह तो तुम्हारा एरिया का, ठीक है, AR, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ AOC। इसका होता है 1/2 लंबगोड़े आधार, तो 1/2 इसका लंब क्या होगा, इसका लंब ये होगा, ये वृत्त की त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर की है, तो इंटू क्या हो गया तुम्हारा 4 इंटू आधार क्या है, पूरा आधार दिया है, यानी कि x प्लस 6, x प्लस 6 सुकाट 2 दूनी 4, तो तुम्हारा इसका एरिया आया कितना है 2 इंटू एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये तुम्हारा एरिया आ गया किसका, AOC का जो तुम्हारा एरिया है। अब इसी प्रकार से किसी दूसरे ट्रायंगल का फाइंड करोगे, इसका COB का, COB का जो फाइंड करोगे इसका होता है तुम्हारा 1/2, वही लंब क्या होगा, लंब सब में 4 ही रहेगा क्योंकि वो त्रिज्या है, फिक्स रहती है 4 इंटू आधार क्या है तुम्हारा 8 से 14, है कि नहीं, 14 तो 2 से काट दो, ये तुम्हारा आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई या चौड़ाई का 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो सेंटीमीटर भी 2 आ जाता है, ठीक है। जैसे तुमने लिखा क्षेत्रफल लिखे हो तुम 5 गुणे 5, तो 5 गुणे 5 नहीं होता, वो होता है 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर, तो 5 5 तुम्हारा 25 हो जाता है, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाता है तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए हमेशा क्षेत्रफल में तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारे मात्रक होता है उसका स्क्वायर दिया होता है। और अगर तुम घन की बात करो तुम्हारे से 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर, घन में होता है ना कि जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, और होगा 125 सेंटीमीटर की घाती 3, यानी कि तुम्हारा 3 बार आया, ये बताता है, ठीक है। ये तुम्हें पता रहा होगा, सिंपल सी बात है। मुझे अगर साथ किसी को ना बताओ तो बता दूं, बता दिया, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ कौन से ट्रायंगल का, ऊपर वाले का, क्या था इसका AOB का।
जब मैं ए ओ बी का फाइंड करता हूँ तुम्हारे, तो 1/2 लंब क्या होगा, 4 ही होगा, यानी कि इसका जो लंब ये होगा तो ये 4 ही होगा। आधार क्या होगा, x+8। समझा रहा ना? ऐसा तो नहीं कि मैं फालतू किया रहा तो समझ में नहीं आ रहा। 1/2 ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ जो है ना, वो ये तुम्हारा है 1/2 लंब गुणे आधार ये वाला, ठीक है। तो लंब सममित त्रिज्या, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और ये हमारे तीनों स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये तुम्हारा लंब हो गया और आधार ये वाले हो गए, ठीक है। ओके, तो 2 × 4 2x+8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा आ गया, ठीक है। अब अगर तुम अपनी आंखें थोड़ी फोकस करो इस पे तो तुमने देखा होगा कि तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी है, ट्रायंगल ए बी सी है, वो तुम्हारा बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी के प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी के प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी के। ये तुम्हारा है, यानी कि तो तुम्हारा एरिया ऑफ ए बी सी कौन सा है, ए बी सी, तो जो तुम्हारे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है ए बी सी, जो तुम्हारा है पूरा ए बी सी, जो तुम्हारा पूरा त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ए ओ बी, यानी कि इस वाले त्रिभुज के प्लस इस वाले त्रिभुज के प्लस इस वाले त्रिभुज के, तीनों के योग के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। अगर मैं इस वाले को जोड़ दूं, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, तो तीनों का योग क्या हो जाएगा, 100, वो तीनों का योग जो होगा तुम्हारा पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। थोड़ी गले में दिक्कत है ना, पहले स्टार्टिंग में बहुत तेज बोला हूँ, अब थोड़ी डाउन हो गया हूँ। ये देखो इसका एरिया क्या आया था हमारा एबीसी का, मैंने इस पे लिख रखा, ये तुम्हारा आया था 4√x प्लस कितना 14 × 3x, ये आया था ना, ये दशमलव नहीं गुणा है, ठीक है, इक्वल टू इसका एरिया क्या था तुम्हारा, ये है 2 × x + 6, इसका क्या है तुम्हारा 28, इसका तुम्हारा क्या है 2 × x + 8। अब तुम्हें दोनों को सॉल्व करके ओनली x की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ नहीं करूं। देखो काम करो तुम, पहले इनको तोड़ लो, क्योंकि 4 इसको कर दो मल्टीप्लाई, कैसे करोगे, 3x² प्लस 14 दिया 42x, ये समझ में इक्वल टू 2x + 12 + 28 + 2x + 16, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 12 28 40 50 + 56, वो 56, 4 3x² + 42x इक्वल टू 4x + 56, ठीक है। काम करता हूं, मैं इससे 4 कॉमन ले लेता हूं, कैसे, 4√3x² + 42x हो गया। अगर मैं इससे 4 कॉमन निकालता हूं, तुम्हारा 4 कॉमन ले लो इसका, तुम्हारा x प्लस कितना 14 × 56, तो तुम्हारा 4 से 4 इसको काट सकता हूं मैं, ठीक है। तो तुम्हारा ये कुछ ऐसा बचेगा कि 3x² + 42x का रूट इक्वल तुम्हारा बचेगा क्या, x + 14 के, किसके, x + 14 के। अब तो मैंने 1000 बार बताया हो, जो तुम्हारा स्क्वायर हो, तो अगर अंडर रूट को अगर मैं उस साइड भेजता हूं तो वो स्क्वायर में पहुंच जाता है, ठीक है। तो 3x² + 42x इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, x + 14 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 3x² + 42x इक्वल टू x² + 14 का वर्ग करोगे तुम्हारा हो जाएगा कितना, 196 + 2 मेरे के बराबर 28x, कर लेना इसको, ठीक है। इसको तोड़ना तुम्हारा ये आएगा। अच्छा, अगर इसको ले इस साइड, तुम्हारा बचेगा ये 2x² प्लस का ये 42 साइड है इस साइड, तो अगर तुम्हारा 42x में तुम्हारा 28x कम कर तो कितना बचेगा, 12 में हट के 4 और
और बचेगा 14x, है कि नहीं। फिर इसको ले आओ, -196 इक्वल टू 0। अब इससे तुम क्या करो, 2 से भाग दे दो पूरे में, क्योंकि 2 लगा फर्जी का तो 2 कम ले लो तुम्हें। x² प्लस 7x प्लस 2 18 2 8 16 इक्वल टू 0। इसको भाई तो उस साइड तो पूरा तुम्हारा 0 हो जाएगा। x² प्लस 7x माइनस का 98 इक्वल टू 0। तो अगर तुम इसको तोड़ो तुम्हारा आएगा x² प्लस 14x माइनस का 7x माइनस का 98 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर तुम्हारा आएगा ये कितना, x कॉमन ले लो, तुम्हारा बचेगा x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन लोगे तुम्हारा बचेगा तुम्हारा x प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, साफ है, नहीं तो मैं ऊपर कर दो, क्लियर आ रहा है। तुम्हारा बचेगा तुम्हारा x माइनस 7 एंड x प्लस 14 इक्वल टू 0। यानी कि जो तुम्हारा दोनों का मल्टीप्लाई है वो क्या है, 0 है। इसको समझते हैं, यहाँ पे x माइनस 7 है और x प्लस 14 है उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, 0। यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई 0। जैसे मैं करूं 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ या तो मेरा ये वाला 0 यानी कि 0 इंटू 7 है तो मेरा 0 हो सकता है, या तो मेरा ये वाला 0 या फिर मेरा 5 इंटू 0 है तो 0 हो सकता है। 2 ही कंडीशन पे 0 मेरा हो सकता है। इसका मतलब या तो ये वाला एक बार 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा, है कि नहीं। तुम खुद देखो, मान लो तुम्हारा 5 इंटू 7 इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा 5 अगर 0 इंटू 7 है तो 0 हो सकता है, या फिर तुम्हारा 5 इंटू 0 तो 0 हो सकता है। इसका मतलब अगर इनका दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा x माइनस 7 0 हो सकता है। तो x की तुम्हारा कितना है 7। अगर यहाँ से करो तो x प्लस 14 का तुम्हारा 0 होगा, हमारे x की वैल्यू आएगी माइनस का 14। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई हमारी। अब मैं कंफ्यूज कि मैं कौन सा लूँ, कंफ्यूज ना हो एकदम भी, क्योंकि दूरी जो होती है हमारी हमेशा धनात्मक होती है। तो जो मान तुम्हारा धनात्मक है उसी को ले लो। ये तुम्हारा क्या ऋणात्मक है तो ये नहीं होगा, ये तुम्हारा होगा। तो लिख देना यहाँ पे, अतः x को लिखते हैं तुम्हारी 7। ठीक है, अगर तुम्हारी x की वैल्यू अगर तुम्हारी 7 आ गई तो हमसे पूछा था AB एंड AC। तुम्हारी AB क्या है, AB की वैल्यू तो तुम्हारी दी हुई है, कितनी दी हुई है यहाँ पे AB, ये ना हमारा AB यानी कि x प्लस 8, x का मान तुम्हारा कितना है 7, तो 7 प्लस 8 कितना हो गया तुम्हारा 8 7 15। तुम्हारा AC था वो कितना होगा AC यानी कि x प्लस 6, 7 प्लस 6 कितना होगा तुम्हारा 7 6 13 यानी कि 13 हो गया। तो बस AB इक्वल टू 15 एंड AC इक्वल टू 13। बच्चों बड़ी मेहनत के बाद इसका आंसर प्राप्त किए हैं। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ ये उम्मीद करता हूँ कि कम से कम अच्छे से पढ़िए इसको। अगर समझ में ना आया तो उसको फिर एक बार दोबारा देख लो, लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है क्योंकि ये मुझे लगता है आ सकता है। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो। ठीक है, अगला देखते हैं कौन सा है इसमें, बस लास्ट ही बचा है, इसको खत्म करो फिर तुम लोग भी जाके सो अपना। ठीक है, तो ठीक है सर, हो गया। अरे जल्दी करो भैया, फटाफट नोट करो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, जो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी, इस प्रश्नावली का भी, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघत बने चतुर्भुज अपने आमने सामने की भुजाओं द्वारा केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करता है। इसको लिखूं मैं, ना लिखूं? ठीक है, तो अपना उससे देख लो बुक से। ठीक है, पेज नंबर तुम्हारा है 236 और ये दिया है इतना, मैं तो लिख दे रहा हूं, टाइम कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध कीजिए कि जो इसे मैं लिखूं उसको समझते जाओ, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आता कि नहीं आता। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघत
कि वृत्त के परिगत, परिगत से तात्पर्य होता है चारों तरफ से, ठीक है, कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की परिगत बनी चतुर्भुज का अर्थ होता है जिसकी चार भुजाएं होती है, ठीक है, बनी चतुर्भुज की आमने सामने, चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। भुजाएं, अब तुम्हें संपूरक में तो दिक्कत नहीं होगी, भुजाएं केंद्र पर जो है संपूरक कोण अंतरित का मतलब है बनाती है, कोण अंतरित करती है का मतलब है बनाती है, ठीक है, अंतरित करती है। ओके ये बोला कि वृत्त है, उसके वृत्त की जो चारों तरफ एक वो बना हुआ है क्या हमारा चतुर्भुज, तो ये सिद्ध करो कि जो उसकी भुजाएं वो तुम्हारे आमने सामने की, इसके क्या होता है कि देखो सुनाता हूं ये तुम्हारा एक वृत्त है, अरे यार, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एक वृत्त है, ये हो गया। फिर इस पे तुम्हारा क्या बना हुआ है, चतुर्भुज बना हुआ है, ये नहीं पता कैसा बना हुआ है, इसका चित्र कुछ ऐसा बना लेते हैं हम लोग अपना, ठीक है, ऐसे करके, अरे चतुर्भुज मतलब चार भुजा होनी थी, चाहे जैसा बना लो। ओके ये तुम्हारा हो गया, स्पर्श करता है यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं मानता हूं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और इन दोनों को जो माना है इसने बुक में पी क्यू आर एस, ये मान लिया इसने, ठीक है। और इसको थोड़ी ऐसे ज्वाइन कर लो, ऐसे, इसको इससे, इसको तुम रचना डाल के लिख सकते हो कि मैंने ए से ओ को मिलाया, ओ से बी को मिलाया, ओ से डी को मिलाया, ओ से सी को मिलाया, ये तुम अपना लिख सकते हो, ठीक है। ओके देन ये तुम्हारी क्या है, त्रिज्या है, तो इसको मिला दो ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। थोड़ी सहजता के लिए एक चीज करूंगा मैं इसमें, सहज समझते हो क्या होता है, मतलब सरलता के लिए क्या करूंगा मैं, अरे रुक जाओ, ये तुम्हारा बिंदु पूरा, ठीक है। मैं कुछ कोणों के नाम मानता हूं, इसको मानता हूं कोण 1, इसको कोण 2, इसे कोण 3, इसे कोण 4, इसे कोण 5, इसे कोण 6, इसे कोण 7, इसे कोण 8, ऐसे मानते हैं, ठीक है। तो मुझे ये सिद्ध करना है कि तुम्हारी आमने सामने की जो भुजाएं होती है, तुम्हारे वृत्त की भुजा क्या हुई, ये क्या हुई ए बी, और जो तुम्हारी डी सी, जो तुम्हारी ए बी है, जो ए ओ है बीच, ठीक है, जो तुम्हारी ए ओ बी जो तुम्हारा कोण है, क्या कोण ए ओ बी है जो तुम्हारा, वो और प्लस डी ओ सी, ये तुम्हारा 180 बना है, ये मुझे सिद्ध करना है। और या फिर तुम्हारा ए ओ डी, कौन सा कोण, ए ओ डी प्लस कोण कौन सा यार, एओडी और सी ओ बी, ये तुम्हारा 180 बना है। किसी एक को प्रूफ कर दो, इसको इसी प्रकार डाल के लिख सकते हो, ठीक है। ये तुम्हें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ओके अच्छा ठीक है। और इसको सिद्ध करना है तो क्या करेंगे हम कि चतुर्भुज तुम्हारा एबीसीडी बन रहा है, ये सब फालतू चीजें लिखना है, लिख लो यार। एबीसीडी क्या है, तुम्हारा एक चतुर्भुज है,
माना ABCD एक तुम्हारा, ये तुम लोग सीखो लिखना यार, एक तुम्हारा चतुर्भुज है। और फिर क्या लिखा है, इस पे लिखा है कि जो O केंद्र वाले वृत्त के परिगत बना है, जो O केंद्र वाले वृत्त पर बना है, ऐसे मान लो, वाले वृत्त के परिगत बना है, ठीक है। और क्या दिया है इस पे, PQRS जो तुम्हारे हैं स्पर्श बिंदु है, ठीक, इसी समझ लो, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ इन बिंदुओं पर क्या है कि जो तुम्हारी स्पर्श रेखा है वो इसको स्पर्श कर रही है, इतना समझ लो कि तुम्हारा क्या है, दिया है, देख लेना उसको, ठीक है। पहले ये फिर ये लिखना। अब बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, यानी कि उत्पत्ति मेन जो होता है। अगर तुम देखो एक तरीके से, तो तुम्हारा अच्छा पहले एक काम करो, एक ट्रायंगल कौन सा, OAP एंड ट्रायंगल OAS ले लो। OAP यानी कि ट्रायंगल, और OAS यानी कि तुम ये लेने देंगे, कौन से, ओके, ये लेना है तुम्हें, ये वाला ट्रायंगल लेना, ठीक है। अगर तुम इस पे देखो तो तुम्हारा OP है, वो तुम्हारा बराबर होगा इसकी OS की, त्रिज्या है ये, है कि नहीं। OP जो तुम्हारा है वो OS के बराबर होगा, क्योंकि तुम्हारे दोनों वृत्त की त्रिज्या है। तुम्हारा AO होगा वो AO के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या दोनों में ओवनिष्ठ है, ओके। अच्छा, ओवनिष्ठ है, और क्या कौन दिख रहा है, और ये तुम्हारा एक बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है, तो तुम्हारा AP होगा वो किसके, ES के इक्वल होगा। AP क्या होगा तुम्हारा, ES के इक्वल होगा। स्पर्श रेखा है तुम्हारी, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। कितनी बार बताओ यार, यानी कि तुम्हारी AP है वो इसके बराबर होगी, BP है वो तुम्हारे BQ के बराबर होगी, RC है वो CQ के बराबर होगी, DR है वो DS के बराबर होगी, ठीक है। तब मैं लिखता हूँ कि ट्रायंगल OAP सर्वांग तुम्हारा हो गया इसके ट्रायंगल OAS की, वो भी ट्रिपल एस सर्वांग समता से, साइड साइड साइड, क्योंकि तुम्हारी तीनों क्या दी हुई है, भुजाएं दी हुई है, ठीक है, सर्वांग समता से। अब अगर हमारे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो क्यों होते हैं, किस लिए हमने किया है इनको, ताकि उनके एंगल इक्वल और साइड को इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो, एंगल 1 जो होगा वो 8 के इक्वल होगा। कैसे, एंगल 1 होगा तुम्हारा एंगल 8 के इक्वल, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं क्या कर सकता हूं कि मैं POB को और BQO को भी, इन दोनों को सर्वांग समसेट कर सकता हूं, ठीक है। जैसे मैंने इनको कर दिया, इनको भी हो सकते हैं, तो तुम्हारा 2 3 के बराबर होगा। इसी प्रकार से इनको, इन दोनों को कर सकता हूँ, तो जो तुम्हारा कोण 4 है वो कोण 5 के बराबर होगा। इसी प्रकार से मैं इन दोनों को भी सर्वांग समसेट कर सकता हूँ, तो जो तुम्हारा 7 होगा वो 6 के बराबर होगा। तो लिख लो जरा इनको, इसी प्रकार से इसको फटाफट लिखो। इसी प्रकार से बार बार कोई करने का मतलब नहीं हुई, ठीक है। इसी प्रकार से एक 8 के बराबर क्या है, केवल तुम्हारा लिखना, इसी प्रकार से 2 तुम्हारा 3 के बराबर होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 7 ये हो गया, ठीक है। फिर तुम्हें ये पता है कि अगर कोई बिंदु है उस पर जो पूरा कोण बनता है वो 360 का बनता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा सब का योग होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इसका मतलब ये तुम्हारा है कि तुम्हारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 360 डिग्री होगा, ओके। अब मेन चीज हमें ये ध्यान रखनी होती है कि हमें प्रूफ क्या करना है। मुझे प्रूफ करना है AOB, कौन सा, AOB ये वाला एंगल, और प्लस DOC ये वाले 2 एंगल, ठीक है। तो मैं जो तुम्हारी ये वाले टर्म्स हैं इनको मैं इनमें बदलने का प्रयास करूंगा 1265 में। कैसे,
1 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं चेंज करूंगा, तो 1 प्लस 2 रहेगा, ठीक है। बट जो तुम्हारा 3 एंगल है किसके इक्वल है, 3 तुम्हारा 2 के इक्वल है कि नहीं, तो मैं 3 को लिख दूंगा एंगल 2, प्लस जो तुम्हारा 4 है वो किसको, 4 को क्या लिखूंगा एंगल 5, क्योंकि मुझे 1 2 और 5 6 में चेंज करना है, तो मैं 4 को लिखूंगा एंगल 5, एंगल ये तुम्हारा 2 लिखा हुआ है प्लस एंगल 5 प्लस 5 का 5 ही रहेगा, प्लस 6 का 6 ही रहेगा, और 7 जो तुम्हारा है वो 6 के इक्वल है, तो मैं इसको 6 लिख लूंगा, और 8 है वो 1 के इक्वल है, 360। इसका मतलब अगर तुम यहाँ देखो तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 1 2 एंगल 1 प्लस 2 यानी कि तुम्हारे 2 टाइम ऑफ एंगल 2 यानी कि फिर 5 प्लस 5 यानी कि तुम्हारे 2 टाइम ऑफ एंगल 5 प्लस 6 प्लस 6 यानी कि 2 टाइम ऑफ एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। अब मैं इससे इससे और इससे और इससे इन सबसे मैं 2 को कॉमन ले रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इसको भेज दो नीचे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 हो जाएगा तुम्हारा, कट जाएगा तुम्हारा, नहीं ऐसे हो जाएगा। अब 1 प्लस 2 क्या है तुम्हारा, 1 प्लस 2 यानी कि ए ओ बी है तुम्हारा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए ओ बी प्लस 5 प्लस 6 तुम्हारा डी ओ सी है, 5 प्लस 6 क्या है तुम्हारा डी ओ सी है, तो एंगल डी ओ सी इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो जिस प्रकार से मैंने इन सभी को इसमें चेंज किया उसी प्रकार से मैं क्या करता, अगर सारे के सारे लिखे थे तो 7 8 और 3 4 में चेंज कर देता, कर सकता हूँ यहीं से, पहले ये लिखूंगा फिर 1 को 8 में यानी कि 6 यानी कि 7 8 और 3 4 8 उसमें लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जैसे ये इसके इक्वल यानी कि इनका योग तुम्हारा 180, उसी प्रकार से तुम्हारा इनका और इनका योग भी 180 हो जाएगा, तो लिख दो इसी प्रकार एंगल ए ओ डी लिखा है ना प्लस एंगल सी ओ बी 180 डिग्री, लिख दो इति सिद्धम यानी कि यह सिद्ध हो गया जो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। नोट कर लो ऐसे, लेकिन एक बात गौर से सुनो, क्वेश्चन को प्रूफ करना एक सोची समझी रणनीति होती है, पहले से हम लोग समझ के चलते हैं कि इसको ऐसे ऐसे प्रूफ करेंगे तो लास्ट में जाकर के वही टर्म्स लेते आते हैं और वही प्रूफ कर देते हैं। तो तुम्हें भी अगर किसी क्वेश्चन को प्रूफ करना है स्ट्रिक्टली यानी कि अच्छे से कहीं बिना टाइम लगे अगर प्रूफ करना है तो तुम्हें इसको कम से कम 2-4 बार प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। मैं बार बोल रहा हूँ तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 है ना, कौन सा ये चैप्टर नंबर 6 हो गया और तुम्हारा 10 हो गया, और कौन सा है 7 में क्या है, यानी कि जिनमें भी तुम्हारे रेखा गणित वाले क्वेश्चन हों यानी कि थ्योरम वगैरह दी हों उनको डेली नहीं कम से कम हफ्ते में एक बार सारे के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया करो। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो इनको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं, आज पढ़ लिया आज तो आता है, कल भूल जाओगे, कल नहीं भूलोगे तो 8 दिन बाद भूल जाओगे। अब फिर एग्जाम जब होगा तो एग्जाम से पहले क्या करोगे तुम, जल्दी सारे के सारे मतलब रिवाइज करोगे, फिर वो सारे मिक्स हो जाते हैं कि कौन किस पे करना है कौन किस पे नहीं करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करेंगे और अगले लेक्चर पे एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो चलो जाके फिर तुम लोग अपना सो जाओ, पढ़ो, ठीक है, ओके।